A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously revising the term 2 syllabus. So in which we have started the chapter 3, that is national income and the related aggregates. Okay. So the topic is here national income and related aggregates. Okay, so in which we have to discuss about the concept which is related to the so what is the let us discuss about the what is the depreciation, right? So firstly we will discuss about the in this chapter depreciation, and depreciation is also known as the consumption of the fixed capital. So the concept is here, that is depreciation. So it is also known as consumption of fixed capital, right? So depreciation is just defined as the loss of the value in the value of the loss or the fall in the value of the fixed assets because of the due to normal wear and tear and expected obsolescence, right? So depreciation को हम क्या कह सकते हैं कि जो भी फिक्स्ड असेट्स हैं उन फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को क्या करना, लॉस होती है और फॉल होता है. Loss as well as fall in the value of the fixed asset due to normal wear and tear or the expected obsolescence. So the concept of the depreciation is very important in economics to understand between the gross value and the net value. So if we have to understand the basically the difference between we have to study the concept of the depreciation because of to know the difference between the gross value and the net value. So if we want to know, so we have to discuss about it. So the term gross is inclusive of the depreciation. So if we talk about the gross value, so in which the depreciated value is already included. Okay, so यहाँ पे हम बोलेंगे कि inclusion of depreciation. And when we talk about the net value, so it will be exclusion of depreciation. Okay, so अगर हम लोग ग्रॉस वैल्यू को फाइंड करना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करेंगे. और अगर हमें क्या करना पड़ेगा, नेट वैल्यू निकालना पड़ेगा. सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट द नेट वैल्यू, सो इन दैट केस देयर विल बी द एक्सक्लूजन ऑफ द डेप्रिसिएशन. ठीक है, हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है, सो अगर आपको ये हो गया, जैसे हम बात करते हैं कि अगर ग्रॉस वैल्यू निकालना है, ग्रॉस इज इक्वल टू क्या होगा, नेट प्लस डेप्रिसिएशन. ठीक है, अगर हमें नेट निकालना होगा सो क्या हो जाएगा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. एंड इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन, अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो इट विल बी ग्रॉस माइनस नेट. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी.
कंसेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प्स टू एस्टिमेट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये कंसेप्ट जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का वो हेल्प कर रहा है टू एस्टिमेट दी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को करने का। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड गुड्स प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होंगे, जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, बाय द प्रोडक्शन यूनिट उसको प्रोड्यूस कर रही है इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैरीड आउट बाय द रेसिडेंट और द नॉन रेसिडेंट। अब ये है कि वो किसके थ्रू कैरी हो रहा है, वो नॉन रेसिडेंट के थ्रू हो रहा है या रेसिडेंट के ही थ्रू हो रहा है, ठीक है। सो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज द डोमेस्टिक इनकम। तो जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगी, जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी के टर्म्स की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं हम लोग डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो जो हमारी कंट्री में क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। फिर कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प्स टू एस्टिमेट द नेशनल प्रोडक्ट। जो कंसेप्ट है किसका, नॉर्मल रेसिडेंट का, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है टू एस्टिमेट द नेशनल प्रोडक्ट को एस्टिमेट करने के लिए। सो नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स द गुड्स प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। जो नेशनल प्रोडक्ट है उसमें क्या इंक्लूड होता है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है बाय द नॉर्मल रेसिडेंट उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर परफॉर्म विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और द आउटसाइड। नॉर्मल रेसिडेंट ही उसको कर रहे हैं, बट अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि वो विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी हो रहा है और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी हो रहा है, ठीक है। तो अगर नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट में जो भी नॉर्मल रेसिडेंट है वो कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो कमोडिटीज़ कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, वो कमोडिटीज़ या तो विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी भी हो रही है, जो भी हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी या उसके आउटसाइड भी हो रही है, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे कंसेप्ट है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी एंड द नॉर्मल रेसिडेंट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो है आपका फैक्टर कॉस्ट एंड द मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक है। अब बात आती है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट सिंपल मतलब अगर हम लोग बोलेंगे तो जो भी फैक्टर सर्विसेज यूज की जा रही हैं, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स को यूज किया जा रहा है उनको कहीं ना कहीं हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। तो ये जो पेमेंट विच इज मेड ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी पेमेंट हम लोग किस पे कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कर रहे हैं, वो सारे ही क्या होते हैं, फैक्टर कॉस्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि फैक्टर कॉस्ट रिफर्स टू द ऑल फैक्टर पेमेंट विच इज मेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो फैक्टर कॉस्ट क्या है, सारे फैक्टर पेमेंट विच इज मेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट, जो प्रोडक्शन यूनिट क्या कर रही है, किस पे कर रही है, जो भी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन यूनिट यूज कर रही है उस पर जो भी वो कॉस्ट एंकर कर रही है उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फॉर रेंडरिंग दी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो भी प्रोडक्टिव सर्विसेज वो रेंडर कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड द फैक्टर कॉस्ट, और इसी को ही क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, बिकॉज इट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर फॉर्म टुवर्ड्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये कॉस्ट है किसकी, प्रोड्यूसर की ये कॉस्ट है, बेसिकली वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो भी एंकर कर रहा है। जैसे कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है या कोई भी प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहा है, कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए उसने डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना पड़ेगा, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। अब उनको वो अगर हायर करेगा तो हायर करने पे उसे कुछ ना कुछ फैक्टर पेमेंट भी करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट। सो यही जो है रेंट, इंटरेस्ट, wages and the profit, these all are known as factor cost, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब है इट इज द प्राइस विच इज ए कमोडिटी इज सोल्ड इन द मार्केट। आप
जाते होंगे कोई भी प्रोडक्ट इफ यू बाय तो वहां पे लिखा रहता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो MRP ही को हम लोग सिंपल कह सकते हैं मार्केट प्राइस है, कि जो भी कमोडिटी जिस प्राइस पे मार्केट में सोल्ड हो रही है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, सो इट इज द प्राइस व्हाट द बायर पे फॉर द कमोडिटी। ये वो प्राइस होता है जो कोई भी प्रोड्यूसर क्या करता है, उसको पे करता है फॉर परचेजिंग दी एनी कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड दी मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस इज अ सम टोटल ऑफ द फैक्टर कॉस्ट एंड दी NIT। तो मार्केट प्राइस में पता है आपको क्या क्या इंक्लूड होता है? अगर मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT ऑलरेडी इंक्लूड होता है। मतलब कि अब आपको बता दूं, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो, ठीक है, कोई भी अगर पार्ले जी का बिस्किट लेकर आ रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे नीचे लिखा रहता है उसका MRP दिया है कि फॉर एग्जांपल 10, और ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, सारे टैक्सेस भी उसमें इंक्लूडेड हैं उसी 10 रुपीज में। तो जो भी अगर यहाँ पे हम मार्केट प्राइस बोलेंगे तो मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वो आपका 10 रुपीज उसकी मार्केट प्राइस हो गई। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो भी कॉस्ट इनकर किया, जैसे लेबर्स को जो भी वो कॉस्ट दिया, या एंटरप्रेन्योर था उसका प्रॉफिट दिया, या जो भी इसके रॉ मटेरियल जैसे फ्लावर हो गया, शुगर हो गया, फ्रेगनेंस जो भी यूज कर रहे थे वो उसके फैक्टर कॉस्ट हो गया, प्लस जो भी प्रोडक्शन के बाद उस पर टैक्स लगा। ठीक है, सबको टैक्स पे करना पड़ता है, जो भी टैक्स हुआ वो इंक्लूड करके ये 10 रुपीज इसका मार्केट प्राइस और MRP हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। सो यू नो कि जो मार्केट प्राइस है इट इज दी ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू दी फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या है, वो ब्रॉडर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू दी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे कि NIT क्या होता है। मतलब NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा, फैक्टर कॉस्ट पढ़ा और मार्केट प्राइस पढ़ा। तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट वो सारे कॉस्ट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया जाता है, उनको दिया जाता है। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज को यूज किया गया, इन रिटर्न जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो सारे फैक्टर कॉस्ट होते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस द प्राइस विच इज एनी कंज्यूमर पे फॉर द परचेजिंग ऑफ द कमोडिटी, और एनी प्रोड्यूस एनी कंज्यूमर इज रेडी टू pay that price for purchasing any of the commodity, or the seller who sold commodity in that price। कि कोई भी सेलर जिस प्राइस पे कमोडिटी को सेल कर रहा है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड है। सो मार्केट प्राइस बिकम्स मोर ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू द फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे नया कंसेप्ट, एक हम लोग ने कंसेप्ट सुना जिसको बोल रहे हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेट, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए हैं कि जब आप लोग इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो इसी में ही सारी चीजें आपको प्लस माइनस ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं NIT, तो NIT में क्या है कि क्या इंक्लूड होता है। NIT में इंक्लूड होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स एंड दी सब्सिडीज। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्स इज ऑफ टू टाइप्स। ये हम लोगों ने पढ़ा है, टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स whose pressure or whose the person is only liable to pay that price or the amount। कि any single those who have imposed, जिसके ऊपर वो मनी या टैक्स इम्पोज होगा वही क्या होगा, लाइबल होगा। that tax can't be imposed to the any of the other। वो टैक्स या वो अमाउंट ऑफ मनी किसी पे और पे भी हम लोग क्या है इम्पोज नहीं कर सकते। if I have to pay that amount of money, so I can't shift it to the any other person। हम किसी और पे इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर मेरा है तो मुझे ही पे करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में 2 कंसेप्ट आ जाते हैं आपके। सबसे पहला
नेट इनडायरेक्ट टैक्स में आता है पहला इनडायरेक्ट टैक्स, सेकेंड आता है सब्सिडीज। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड दी सब्सिडीज। फिर अब देखिए कि क्या होता है, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि बेसिकली ये सारे टैक्सेस विच इज इम्पोज्ड ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिस पे ये बर्डन होता है वो बर्डन किसी और पे शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे अगर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो मैन्युफैक्चरर पे टैक्स इम्पोज है, वो मैन्युफैक्चरर उस टैक्स को शिफ्ट करके किसी और पे भी लगा सकता है। सो इट इज अप टू हिम और हर और दी ऑन देम। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कोई भी इंडिविजुअल क्या है वो लायबल नहीं है कि वही टैक्स पे करेगा, उसको अगर किसी और पे शिफ्ट करना है उस इंसिडेंस को वो किसी और पे भी शिफ्ट कर सकता है। तो बेसिकली जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस पे टैक्स इम्पोज ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनके प्रोडक्शन पे ये टैक्स क्या होता है, इम्पोज्ड होता है। ठीक है, सो जैसे इसमें एग्जांपल दे रहा है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लाइसेंसिंग फीस, सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स आर दी सम एग्जांपल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी। जीएसटी के इंट्रोडक्शन के पहले ये सारे जो भी टैक्स थे ना वो अलग होते थे, बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी क्या हो गया, बहुत सारे टैक्स क्या हो गए एक साथ पूरे मर्ज हो गए। ठीक है, सो क्या हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए प्रोफिटेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको टैक्स मिलेगी सो उसका कहीं ना कहीं रिसिप्ट बढ़ता है। ठीक है, सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडीज यू नो वेरी वेल, सब्सिडीज इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो भी नीडी है जैसे इनकरेज करने के लिए कि वो प्रोडक्शन और करे, ये सारी चीज़ों के लिए वो क्या करती है, सब्सिडीज देती है। तो सब्सिडीज से जो भी वैल्यू है, प्राइस है, वो क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। ठीक है, सो ओके, सो these are the financial assistance by the government। गवर्नमेंट ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू एन एंटरप्राइजेस, किसी भी इंटरप्राइज को ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन कमोडिटी, कि वो सर्टेन कमोडिटी को प्रोड्यूस करे फॉर दी और दी कॉम्पनसेशन ऑफ द सेलिंग अ गुड एट अ सर्टेन प्राइस, और कॉम्पनसेशन करती है सेलिंग के लिए कि वो उस कमोडिटी को सेल करे बाय दी विच इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उस प्राइस को फिक्स करती है विच इज बिलो दी ओपन मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट प्राइस है वो हमेशा ही कम होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि जैसे गवर्नमेंट भी क्या करती है कि किसी किसी सेक्टर में जैसे फार्मर्स को या किसी सेक्टर में दे देती है सब्सिडीज। अब सब्सिडीज देने से जो भी मार्केट प्राइस है उस प्राइस से कोई भी अमाउंट क्या होता है वो कम होता है। जैसे फार्मर्स हो गए या इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, दे ऑल आर एनकरेज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, जिससे वो क्या करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, सो सब्सिडीज रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पता होगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स क्या है 500 का प्रोड्यूस हुआ है, मतलब उसकी प्राइस है 500, अब उस पर टैक्स भी इम्पोज हो गया अगर 2% 3%, तो कोई भी कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। बट सब्सिडीज क्या करता है, सब्सिडीज से कोई भी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सारा असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जैसे जो भी मार्केट वैल्यू है किसी भी कमोडिटी की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, फिर अगर हम लोग को एनआईटी कैलकुलेट करना है तो सब्सिडीज माइनस करेंगे फ्रॉम दी इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करेंगे सब्सिडीज, सो वी गेट दी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम लोग को नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स आईटी में से सब्सिडीज माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से कोई भी वैल्यू, मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ती है जो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। बट सब्सिडीज से क्या है, सब्सिडीज से मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, वो कम होती है, क्योंकि वो प्राइस को रिड्यूस कर देता है, बिकॉज दिस इज दी असिस्टेंस विच इज प्रोवाइडेड बाय दी गवर्नमेंट।
ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो है आपका डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। जो मैंने आपको बताया है, डोमेस्टिक इनकम मतलब द इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री और विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो सारे आपका क्या होता है, इट ऑल आर इंक्लूडेड इन दी डोमेस्टिक इनकम। वो सारे ही आपके डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है। सो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनडीपी, डोमेस्टिक इनकम में हम लोग होते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये होता है एन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें अगर हम इंक्लूड करते हैं तो इसमें 3 आइटम इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें COE, आप लोग को याद आ रहा होगा जो हम लोग इनकम मेथड में पढ़े थे। COE मीन्स कॉम्पनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज को वेदर दे आर मॉनिटरी बेनिफिट और द नॉन मॉनिटरी बेनिफिट उनको जो भी प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं COE। नेक्स्ट होता है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। सो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका वही रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट। अभी सब अच्छे से पढ़ेंगे, बट इसमें आता क्या क्या है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड दी प्रॉफिट। लास्ट आता है मिक्स्ड इनकम, दैट इज MI, मिक्स्ड इनकम। सो मिक्स्ड इनकम मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड के थ्रू जो भी इनकम जनरेट हो रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, NDP एट FC को देख लिए। तो डोमेस्टिक अगर बात आएगी कि किसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, है ना, किसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, तो डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं हम लोग NDP एट FC को। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, कुछ भी टर्म में दिया रहेगा कि आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, बस ये दे देगा कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम अगर आपके पास मेंशन है तो इसका मतलब क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट दी NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर नेक्स्ट बात आती है कि अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास दे रहा है जिसको बोल रहा है NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको कन्वर्जन करना अभी मैं बताऊंगी सब कुछ, बट ये जो कंसेप्ट है इसको देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम। तो कभी क्वेश्चन में आ गया कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। तो अगर हम लोग को NNP एट FC निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, NNP एट FC इज इक्वल टू NDP एट FC, जो आपका ये हम लोग ने कैलकुलेट किया था, प्लस इसमें कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप देखिए कि हम लोग को यहाँ पे चाहिए था नेशनल और हमारे पास यहाँ पे क्या था, डोमेस्टिक। अभी मैंने शुरुआत में ही क्लास में बताया कि नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस क्या है। नेशनल में हम लोग जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर रह रहा है या इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर है उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, बट डोमेस्टिक में क्या है, जो विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी है बस उसी को ही हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो अगर हमें नेशनल चाहिए, मतलब जो इनकम हमें रिसीव भी हो रही है अब्रॉड से और जो इनकम हम पे भी कर रहे हैं अब्रॉड पे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे। सो वी गेट दी वैल्यू ऑफ दी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक। ओके। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि NFIA क्या होता है। तो NFIA इज अ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो हाउ वी कैलकुलेट दी बाय सबट्रैक्टिंग दी फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड टू दी फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है। फैक्टर इनकम जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं और जो फैक्टर इनकम पेड कर रहे हैं उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, NFIA को निकाल सकते हैं। एक फिर कंसेप्ट है यहाँ पे कि
what is the difference between the NFIA, net factor income from abroad, and the net exports?